हेलो दोस्तों, ज्ञान एकेडमी की वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम 20 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं वो भी आपको बताते हुए चलूँगा, ताकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको और भी बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 और बाढ़ के दौरान लोगों की मदद करने के लिए आर्थिक स्पंदना कार्यक्रम की शुरुआत करी है। तो किस राज्य ने करी है? तो वो राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य ने कोविड-19 और बाढ़ के दौरान लोगों की मदद करने के लिए आर्थिक स्पंदना कार्यक्रम की शुरुआत करी है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। तो कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा के द्वारा ये योजना शुरुआत करी गई थी। तो इसके द्वारा विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए का जो है राशि वितरित करी जाएगी, जिसमें से कि 15,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे कृषि क्षेत्र में और 24,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे गैर कृषि क्षेत्र को। तो ये यहाँ पर मुख्य बिंदु हैं इस योजना से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक राज्य से आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है यहाँ की बेंगलुरु और गवर्नर है यहाँ के वेजुभाई वाला। इसके अलावा कर्नाटक राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं स्टैटिक जीके के, जिसमें कि कई बार आपसे डांस फॉर्म पूछ ली जाती है। तो कर्नाटक राज्य की डांस फॉर्म है यक्षगान, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ के जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, जिनमें हम्पी फेस्टिवल, गौरी फेस्टिवल और मकर संक्रांति, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कर्नाटक राज्य में मनाए जाते हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क, जो मेन नेशनल पार्क हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें है नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो किस बैंक के द्वारा दिल्ली के अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों यानी कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए नई होम लोन योजना की शुरुआत करी गई है? तो वो कौन सा बैंक है? तो वो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई की जो शाखा है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस, इसके द्वारा दिल्ली के जो अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनमें कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक हो गया, पेंटर हो गया, किराना स्टोर के जो मालिक हैं, इनके लिए हो गया, इन सभी के लिए होम लोन की योजना की शुरुआत करी गई है, जिसके अंतर्गत लोन के रूप में 2 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक का लोन इनको दिया जाएगा। बात करें लोन लेने के लिए जो दस्तावेज रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए आपको जरूरत होगी पैन कार्ड की, आधार कार्ड की और पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट, यानी कि इतनी अगर आपके पास इतने डॉक्यूमेंट हैं तो आपको ये लोन प्राप्त हो जाएगा अगर आप दिल्ली के कोई असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। इसके अलावा बात करें तो इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्त रखी गई है, जिसमें कि 5 लाख तक के लोन के लिए आपका अकाउंट होना चाहिए, मिनिमम 1500 रुपये की राशि आपके अकाउंट में होनी चाहिए। और अगर आपको 5 लाख से ऊपर के लोन लेना है तो इसके लिए आपके पास कम से कम 3,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। तो ये योजना भी यहाँ पर लागू हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें आईसीआईसीआई होम फाइनेंस की, तो ये आईसीआईसीआई की ही एक ब्रांच है जिसके सीईओ है अनिरुद्ध कामनी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आईसीआईसीआई की अगर बात करें तो इसका जो फाउंडेशन हुआ था ये 5 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई इंडिया में। और अभी जो इसके सीईओ हैं ये हैं संदीप बख्शी, जो 2018 से इसके सीईओ यहाँ पर बने हुए हैं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विश्व बैंक के द्वारा यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी 174 देशों की ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 यानी कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को इसमें स्थान दिया गया है 116। तो विश्व बैंक के द्वारा 174 देशों की ये सूची जारी करी गई है। इस सूची में भारत का जो स्थान है ये 116वां स्थान है। बात करें इस रैंकिंग की, तो इसमें अंकों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। आपका जितना बड़ा स्कोर होगा उस देश की रैंकिंग उतनी ही बेहतर होती है। तो भारत का इसमें स्कोर था 0.5। इसके अलावा अगर बात करें सिंगापुर, जो कि इसमें पहले स्थान पर है, इसका स्कोर है 0.89। इसके बाद इसमें आते हैं हांगकांग और जापान, जो कि दूसरे और तीसरे नंबर पर है। बात अगर करें मानव पूंजी सूचकांक की, तो क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक मापने का तरीका है, जिसके अंतर्गत क्या करा जाता है कि किसी भी देश की जो वर्तमान शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके आधार पर गणना की जाती है कि आने वाले समय में जो भी श्रमिक होंगे, जो भी लेबर यहाँ पर डेवलप होगा मानव पूंजी के रूप में, उसका आकलन यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता है। तो ये है यहाँ पर मानव पूंजी सूचकांक का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए, जीएस में आपका क्वेश्चन बन जाता है इससे। तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में।
हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में, और फाउंडर थे इसके कौन थे, हैरी डेक्स्टर वाइट। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश सभी वित्तीय संस्थाओं को अपने जलवायु संबंधी जोखिमों के खुलासे की घोषणा से संबंधित कानून पारित करने वाला पहला देश बन गया? तो वो कौन सा देश है? तो वो देश है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड देश ने अपने देश में कि एक कानून पारित किया है न्यूजीलैंड ने कि जिसके अंतर्गत जो भी वित्तीय संस्थाएं होंगी यानी कि जितने भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होंगे उनको सरकार को एक जानकारी देनी होगी। एक टास्क फोर्स सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। उस टास्क फोर्स के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, कुछ नियम होंगे, उन नियमों का पालन करना होगा उन संस्थाओं को, और सरकार को इस बात की जानकारी देनी होगी कि उस संस्था के द्वारा जलवायु का कितना नुकसान या लाभ होने वाला है। तो न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश अब ये बन चुका है। इसके अलावा बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के जेसिंडा एडर्न, और पॉपुलेशन है यहाँ की 4700 मिलियन, और जीडीपी है यहाँ की 206.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की इंग्लिश। तो ये बातें थी कुछ न्यूजीलैंड से रिलेटेड। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड के लिए क्या किया गया है, नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये हैं विकास खन्ना। तो विकास खन्ना को 2020 के एशिया गेम चेंजर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अभी विकास खन्ना कौन है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो विकास खन्ना मेनली क्या है, एक फेमस शेफ हैं जिनको 19 फीड इंडिया ड्राइव जो कि एक अभियान इनके द्वारा चलाया गया था, जिसके अंतर्गत कोविड-19 के बीच में पूरे भारत में लाखों लोगों को खाना खिलाने के लिए ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। बात करें इस अवार्ड की, तो इस अवार्ड में 6 लोगों को कुल ये अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें से एकमात्र भारतीय हैं विकास खन्ना। इसके अलावा आप एग्जाम से रिलेटेड एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि इनकी आने वाले टाइम में एक बुक आने वाली है, इनिशिएटिव किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इस बुक में जनरली इन्होंने इसी जो ये अभियान है 19 फीड इंडिया ड्राइव, इसके बारे में इन्होंने इसमें बात करी है कि कैसे अभियान शुरू किया गया था और क्या इससे सफलता प्राप्त हुई। बात करें एशिया गेम चेंजर अवार्ड की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में एशिया सोसाइटी के द्वारा, जिसके अंतर्गत एशिया में उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है जो एशिया की बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये था ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के द्वारा 2020 में 17 युवा नेताओं के सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए नामित किया गया है, यानी कि शामिल इनको किया गया है। तो बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएन के द्वारा आने वाले 10 सालों में विकास के लिए जो डेवलपमेंट के लिए देशों की जो रूपरेखा तैयार की जाती है उसी को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोला जाता है, एसडीजी बोला जाता है। तो इसमें शामिल किया गया है भारत की तरफ से उदित सिंगल जी को। तो उदित सिंगल को इसमें शामिल किया गया है। ये कौन है? तो ये 18 वर्षीय हैं, 18 वर्षीय एक फेमस व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्लास टू सैंड की एक संस्थापना की है, जो कि क्या है, एक शून्य कचरा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसका काम दिल्ली में कांच के बढ़ते खतरे को संबोधित करना है। तो इसी के तहत इन्होंने कांच की बोतलों को डंप होने से रोक करके उनको रेत में बदल करके इसका व्यवसायीकरण की शुरुआत करी है। बात करें यूएन की, तो यूएन की शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें अभी कुल मिलाकर के 193 मेंबर स्टेट हैं, और जिसमें से कि 2 क्या है, ऑब्जर्वर स्टेट इनको बोला जाता है, जो है होली सी और पैलेस्टीन। ये इसके 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। अभी जो बात करें इसके सेक्रेटरी जनरल की, तो वो है एंटोनियो गुटेरस। तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो किसके द्वारा 2 अक्टूबर 2020 यानी कि गांधी जयंती के दिन महीने भर के वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी कि वैभव इस शिखर सम्मेलन का क्या करा जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये किया जाएगा नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा इसका क्या किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 अक्टूबर 2020 को महीने भर के लिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी कि
वैभव शिखर सम्मेलन का क्या किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। बात करें वैभव शिखर सम्मेलन की, तो ये एक तरह से क्या रहेगी, ये एक वैचारिक संगोष्ठी होगी जिसमें कि चर्चा परिचर्चा होगी आने वाले समय के जितने भी जो भी आने वाले समय में समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए, जिसमें कि अनुसंधान, शैक्षणिक संस्थान और जो भी वैज्ञानिक हैं उनके प्रमुख जो होंगे वो इस चर्चा परिचर्चा में क्या लेंगे, भाग लेंगे। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। किस बैंक के द्वारा लीड मैनेजमेंट सिस्टम LMS को iLead 2.0 के रूप में रोल आउट किया गया है? तो किस बैंक ने रोल आउट किया गया है LMS को? तो ये है केनरा बैंक। तो केनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम को iLead 2.0 के रूप में रोल आउट किया है। तो केनरा बैंक के द्वारा लीड मैनेजमेंट सिस्टम LMS iLead 2.0 के द्वारा जितने भी केनरा बैंक के शहरी और ग्रामीण जितने भी ग्राहक हैं उन सभी ग्राहकों की जो बैंकिंग ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए इसको रोल आउट किया गया है। बात करें इस सिस्टम की, तो इस सिस्टम की जानकारी, इस सेवा की जो जानकारी है वो ग्राहक कई तरीके से ले सकते हैं, जिसमें कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, SMS, मिस्ड कॉल, या फिर इसका ही एक ऐप केनरा बैंक का कैंडी ऐप, इसका भी उपयोग ग्राहक कर सकते हैं इस सेवा की जानकारी के लिए। बात करें केनरा बैंक की, तो केनरा बैंक के CEO हैं LV प्रभाकर, मुख्यालय है इसका बेंगलुरु में और इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2020 को लॉन्च होने वाली ए प्रॉमिस्ड लैंड, तो ये आने वाले एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है बुक, आप इसको याद रख सकते हैं। तो नवंबर 2020 को लॉन्च होने वाली ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किस व्यक्ति पर आधारित है? तो किस व्यक्ति पर आधारित है? तो ये आधारित है बराक ओबामा पर। तो बराक ओबामा, जिनके बारे में आप सब जानते ही होंगे, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ये बुक इनका जो राजनीतिक करियर है उस पर आधारित रहने वाली है, जिसके कि 2 भाग होंगे। एक भाग में 2008 में इनके राष्ट्रपति अभियान, इसकी बात करी जाएगी, और दूसरे में 2011 में जो ओसामा बिन लादेन की मृत्यु हुई थी, जो कि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी, अमेरिका के द्वारा एक स्पेशल अभियान इसके लिए चलाया गया था। तो वो सारी बातों की जानकारी इस बुक में दी जाएगी। बात करें इस बुक के पब्लिश होने की, तो 17 नवंबर 2020 तक ये पब्लिश हो जाएगी। पेंगुइन रैंडम हाउस इसके द्वारा ये प्रकाशित करी जाएगी। 768 इसमें पेज हैं और 25 भाषाओं में इसको क्या करा जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज पुरस्कार जो है ये किसने जीता है? तो 2020 का डेटन लिटरेरी पीस प्राइज जीता है किसने? ये जीता है मार्गरेट एटवुड ने। तो मार्गरेट एटवुड ने 2020 का डेटन लिटरेरी पीस प्राइज अवार्ड जीता है। तो ये इनकी आजीवन उपलब्धि के लिए इनको दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में काम करने के लिए। ये फेमस है, मार्गरेट एटवुड जो है ये फेमस है अपनी जो एक उपन्यास है द हैंडमेड टेल, इसके लिए इनको जाना जाता है, जिसमें कि इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक बुरे सपने वाले अधिनायकवादी भविष्य का क्या किया गया है, यहाँ पर चित्रण किया गया है। बात करें डेटन लिटरेरी पीस प्राइज अवार्ड की, तो साहित्य के जरिए दुनिया में शांति फैलाने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। 2006 से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में इसमें कुछ और कैटेगरीज भी ऐड कर दी हैं, जिनमें कि वयस्क कथा और गैर फिक्शन, ये 2 कैटेगरियों में भी अभी अवार्ड दिया जाने लगा है। इस अवार्ड में जो विजेता है उसको $10,000 की नगद राशि भी दी जाती है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी कि इंटरनेशनल पीस डे, ये निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 21 सितंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय पीस डे यानी कि शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। एम क्या है इसको मनाने का? तो इसका एम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था को कायम रखना और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और झगड़ों से क्या करना है, इसका निपटारा करना। तो ये इसका मेन एम है। पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी 1982 से। तो एक फैक्ट हम यहाँ पर याद रख सकते हैं जनरली एग्जाम के तौर पर या जानकारी के तौर पर, काफ़ी अच्छा फैक्ट है कि इस दिन की जो शुरुआत करी जाती है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में, वो है संयुक्त राष्ट्र घंटी बजा करके इस दिन की क्या करी जाती है, शुरुआत करी जाती है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं फैक्ट के तौर पर। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्न में से किसने ब्रांड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड 2020 में
शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने किया है? ये किया है HDFC बैंक ने। तो HDFC बैंक ने लगातार यानी कि लगातार 7वें साल इस अवार्ड में क्या किया है? शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो बात करें इस अवार्ड की, तो वैश्विक तौर पर जो 100 सबसे मूल्यवान ब्रांड है उनमें HDFC का स्थान 59वां है और भारत में इसका स्थान पहला है। भारत की अगर बात करें तो भारत में LIC को इसमें मिला है दूसरा स्थान और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS को इसमें तीसरा, एयरटेल को चौथा और एशियन पेंट को इसमें 5वां स्थान मिला है। बात करें HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 30 अगस्त 1994 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ये है मुंबई में, इंडिया में। CEO हैं इसके आदित्य पुरी और जो फाउंडर थे इसके कौन थे? हसमुख भाई पारेख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक के द्वारा स्वयं सहायता समूह के वित्त में तेजी लाने के लिए महिला आत्मनिर्भरशील अचानी कार्यक्रम को इसने लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्वयं सहायता समूह के वित्त में तेजी लाने के लिए महिला आत्मनिर्भरशील अचानी कार्यक्रम की शुरुआत करी है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो भी स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं उनका संबंध बैंक के साथ और मजबूत बनाना और उसके साथ ही साथ महिला स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट उनके लिंकेज को बढ़ा करके उन सदस्यों की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और उनका आर्थिक उत्थान करना, ये इसका मेन एम रहने वाला है। बात करें SBI की, तो SBI के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार अभी जो हाल में बने हैं और मुख्यालय है इसका मुंबई में। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना इसकी हुई थी 1 जुलाई 1955 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि अल्जाइमर रोग और संबंधित मनोभ्रष्ट यानी कि इससे रिलेटेड जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए और लोगों को इसके विषय में जागरूक करने के लिए हर साल 21 सितंबर को ये मनाया जाता है। एक बात यहाँ पर आप याद रख सकते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सितंबर के पूरे महीने को ही अल्जाइमर महीने के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करें अल्जाइमर की, तो ये क्या है? ये कि जनरेशन टू जनरेशन जाने वाली क्या है एक बीमारी है जिसमें कि जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, जो हमारे शरीर का जो मानसिक विकास हो जाता है वो रुक जाता है। इसमें स्मृति लोप हो जाना और मानसिक जो भी बीमारियां होती है वो इसमें बढ़ जाती हैं। मानसिक विकास जो हो जाता है यहाँ पर बाधित हो जाता है। ये इसके प्रमुख वो रहते हैं, लक्षण रहते हैं अल्जाइमर के। बात करें विश्व अल्जाइमर दिवस के 2020 की थीम की, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस बार की ये थीम थी, आइए हम डिमेंशिया के बारे में बात करें। तो ये इसकी इस साल की क्या थी? थीम थी। बात करें अल्जाइमर दिवस की शुरुआत की, तो 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में ADI की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका क्या करी गई थी? शुरुआत करी गई थी। तो हर साल विश्व अल्जाइमर दिवस के दिन #वर्ल्ड अल्जाइमर डे को चला करके जो भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, लोगों के बारे में इनको जागरूक करने के लिए ये काम क्या बोलते हैं विश्व संस्था के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस मंत्रालय ने किए हैं? ये किए हैं आयुष मंत्रालय ने। तो आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में पोषण अभियान के एक हिस्से के रूप में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ क्या किया है? एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को यानी कि समझौता ज्ञापन को पर उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसका एम क्या रहने वाला है? तो इस MOU का जो एम है वो कुपोषण से निपटने के लिए आयुर्वेद, योग और अन्य जो प्रणालियां हैं, हमारी जो पुरानी प्राचीन प्रणालियां हैं, यूनानी प्रणालियां हैं, उन प्रणालियों का उपयोग करके कुपोषण को रोकना, ये इसका एम रहने वाला है। बात करें आयुष मंत्रालय की, दोस्तों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आयुष मंत्रालय क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, इसका शॉर्ट फॉर्म है आयुष मंत्रालय, जिसको संयुक्त रूप में क्या संक्षिप्त रूप में बोला जाता है? आयुष मंत्रालय।
तो आयुष मंत्रालय, इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1955 को। जो इसके अभी मंत्री है जिनके अंतर्गत ये मंत्रालय अभी आता है वो है श्रीपद यसो नायक, जो कि राज्य मंत्री है। इन्हें आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। बात करें महिला और बाल विकास मंत्री की, तो ये कौन है? ये है स्मृति ईरानी जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय विमान वाहक पोत ने डिसमेंटल होने से पहले अपनी अंतिम यात्रा शुरू करी है? तो डिसमेंटल होने से पहले किसने शुरू करी है? ये शुरू करी है आईएनएस विराट ने। बात करें आईएनएस विराट की, तो ये विमान वाहक पोत आईएनएस विराट ने दुनिया की सबसे लंबी सेवा, अब तक की इसने दुनिया की सबसे लंबी सेवा दी है। तो मुंबई से गुजरात के अलंग तक अपनी अंतिम यात्रा शुरू की है, जहां पर इसको फिर डिसमेंटल कर दिया जाएगा और स्क्रैप के रूप में इसको बेच दिया जाएगा। बात करें आईएनएस विराट की, तो इसको भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था 1987 में, और इसको जाना जाता है 1989 में जो श्रीलंकाई पीस कीपिंग ऑपरेशन था और ऑपरेशन पराक्रम का था, उसके दौरान ऑपरेशन बृहस्पति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इसको जाना जाता है। दोस्तों बात करें अगर जो भी विमान वाहक पोत है भारत के, तो अगर हम बात करें अभी की, तो अभी भारत के पास एक विमान वाहक पोत एक्टिव है, वो है आईएनएस विक्रमादित्य, जिसकी शुरुआत हुई थी 2013 से। इससे पहले आईएनएस विक्रांत नाम से एक विमान वाहक पोत था, जो कि अब रिटायर हो चुका है। इसके साथ ही साथ आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि आईएनएस विक्रांत नाम से ही एक और अंडर डेवलपमेंट विमान वाहक पोत है, जिसका कि निर्माण कार्य भारत में चला। ये पूर्णतः देसी विमान वाहक पोत होने वाला है, देश का पहला, और 2021 में इसको लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा एक और विमान वाहक पोत है आईएनएस विशाल, इसको 2025 तक लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, इस योजना की क्या करा है? शुभारंभ किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है गुजरात सरकार ने। तो गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत करी गई है। इस योजना के तहत राज्य में जो महिला समूह है उनको ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। बात करें महिला उत्कर्ष योजना की, तो इसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण इन दोनों ही क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह, जिसको कि हम कह सकते हैं जॉइंट लैंडिंग एंड अर्निंग ग्रुप, इनका क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा, और इन समूहों को सरकार के द्वारा ब्याज मुक्त यानी कि बिना इंटरेस्ट के ऋण प्रदान करा जाएगा। बात करें गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। कैपिटल है यहाँ की, यानी कि राजधानी है गांधीनगर। गवर्नर कौन है यहाँ के? राज्यपाल कौन है? तो वह है आचार्य देवव्रत। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपसे जनरल एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जिसमें कि है डांस फॉर्म। यहाँ का जो प्रमुख डांस फॉर्म है कौन कौन से हैं? तो वह गरबा, डांडिया, रास, भवई और टिप्पणी। तो ये मेन डांस फॉर्म है जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको भी याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा बात करें प्रमुख त्योहारों की, तो प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो वह है नवरात्रि, डांडिया, रण उत्सव, उत्तरायण, ये यहाँ के क्या है? प्रमुख उत्सव है। उत्तरायण को यहाँ पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, जो कि फेमस काइट फेस्टिवल है, इसके लिए भी जाना जाता है। बात करें नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क में गिर नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गुजराती शेरों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी यहाँ पर फेमस है। वनसड़ नेशनल पार्क, ये भी फेमस है। इसके अलावा वाइल्ड आर्ट सेंचुरी, यानी कि गधों की जो सेंचुरी है, वो भी यहाँ पर फेमस है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सीमांचल दास को। तो सीमांचल दास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। 3 साल तक ये इस पद पर काम करेंगे। अभी की बात अगर करें तो वर्तमान समय में जो दास हैं वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के प्रमुख क्या है? निदेशक हैं। इसके अलावा ये 2014 से 17 तक पूर्व वित्त मंत्री जो थे हमारे अरुण जेटली जी, उनके निजी सचिव के तौर पर भी काम कर चुके हैं। बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में। सीईओ कौन है इसके अभी? तो क्रिस्टीना लेगार्ड, जो कि 2011 से अभी इसके सीईओ है। फाउंडर कौन है इसके? तो फाउंडर है इसके हैरी डेक्स्टर वाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किसने मेंस सिंगल इटालियन ओपन टेनिस टाइटल जीता है? तो किसने जीता है?
ये जीता है नोवाक जोकोविक। इनके बारे में आप सब जानते होंगे, काफ़ी फेमस टेनिस प्लेयर हैं। तो नोवाक जोकोविक ने, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, इन्होंने अर्जेंटीना के डिएगो शॉर्जमैन को रोम में 7-6, 5-3 से हरा करके 2020 पुरुष एकल इटली ओपन खिताब जीता है। तो ये कुल मिलाकर के इनका रोम का 5वां खिताब है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं इंपॉर्टेंट, कि सिमोन हालेप, इन्होंने कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-0, 2-1 से हरा करके पहली बार महिलाओं का एकल इतावली ओपन खिताब जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर मेंस डबल की, तो मेंस डबल में है मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरासियो जबेलोस, ये जीते हैं। और वीमेंस डबल की अगर हम बात करें तो हेसी सुवेई और बारबोरा स्ट्रैकोवा, ये है महिला डबल जिन्होंने वीमेंस डबल का खिताब जीता है। बात करें इस टूर्नामेंट की, तो ये टूर्नामेंट इटली के रोम में फेरो इटैलिको में इतावली ओपन के नाम से आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NTRO यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये है अनिल धस्माना जी। तो अनिल धस्माना ये कौन है? ये IPS में 1981 के MP के कैडर बैच के अधिकारी हैं, जो कि 2 सितंबर के लिए 18 सितंबर 2020 से प्रभावी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान के नए प्रमुख के रूप में क्या करे गए हैं? नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले क्या थे? तो इससे पहले ये 31 जनवरी 2017 से 29 जून 2017 तक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के क्या थे? प्रमुख के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो के अभी के जो अध्यक्ष हैं उसकी, तो ये रिप्लेस करेंगे सतीश चंद्र झा को। NTRO क्या है? तो NTRO एक संगठन है, एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है, जो कि उपग्रह इमेजरी के द्वारा संवेदनशील भारत की सुरक्षा से संबंधित जो भी संवेदनशील डाटा है उस पर क्या रखती है? नज़र रखती है। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली, इंडिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत करी जा रही है? तो किस देश के बीच करी जा रही है कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत? ये है मालदीव। तो भारत और मालदीव ने संयुक्त रूप से भारत और मालदीव के बीच व्यापार को बढ़ावा देने वाली पहली प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये सेवा की शुरुआत करी गई है। ये कहाँ से स्टार्ट होगी? तो तूतीकोरिन और कोचीन के बंदरगाह से स्टार्ट होगी, जो कि कहाँ तक जाएगी? मालदीव के कुलुंदहू फुसी और माले बंदरगाहों को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, या जोड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कम लागत में दोनों देशों के बीच माल का परिवहन करना, ये इसका मेन एम रहने वाला है। तो भारत से इसकी शुरुआत जो करी जा रही है वो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा करी जा रही है, और इसके तहत हर महीने 2 बार ये कार्गो सेवा चलाई जाएगी। बात करें मालदीव की, तो भारत के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसकी कैपिटल है माले। प्रेसिडेंट है यहाँ के इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। पॉपुलेशन है यहाँ की काफ़ी कम पॉपुलेशन है, 5,31,000 जो भी लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार। GDP है इसकी 5.729 बिलियन अमेरिकन डॉलर। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की दिवेही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत करी जा रही है? तो कहाँ करी जा रही है? ये करी जा रही है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ही तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत करी जा रही है, जिसके अंतर्गत जो भी लाभार्थी किसान होंगे उन्हें 4,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो कि कुल मिलाकर के 2 किस्तों में प्रोवाइड करी जाएगी। यहाँ पर बात आई है PM कल्याण किसान सम्मान योजना की। तो ये योजना क्या है? तो इस योजना की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसके तहत हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं जो भी लाभार्थी है उसको, जिसके अंतर्गत किसानों के बैंक खाते में यह राशि उन्हें 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है हर साल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना, इस योजना की शुभारंभ किया गया है? तो किस योजना का घर तक फाइबर शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है बिहार राज्य में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार राज्य में बिहार के 45,945 गाँवों को अगले 100 दिनों में
ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य इसके द्वारा बनाया गया है। बात करें इस योजना की, तो इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने दिए गए भाषण में कही थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने बोला था कि 1000 दिनों में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ने से गांव के लोग इंटरनेट की सुविधा के लिए ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर सकेंगे और इसके तहत उन्हें काफ़ी अधिक स्पीड में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी। बात करें बिहार की, तो बिहार की स्थापना हुई थी 31 मार्च 1936 को। कैपिटल है यहाँ की कौन? यहाँ की कैपिटल है पटना। गवर्नर कौन है यहाँ के? गवर्नर है यहाँ के फागू चौहान। मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी को पता है, नीतीश कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, तो पहली बार किन 2 महिला अफसरों को युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा? तो पहली बार ऐसा हो रहा है, तो वो कौन सी 2 महिला ऑफिसर हैं? वो महिला ऑफिसर हैं सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। तो ये वो 2 महिला ऑफिसर हैं जिनको कि युद्ध पोत में तैनात किया जाएगा। इन दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रिप में ऑब्जर्वर के पद पर शामिल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। DRDO यानी कि डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये मिसाइल है अभ्यास मिसाइल। तो DRDO ने 22 सितंबर 2020 को स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। तो ये क्या है? ये एक ड्रोन है। इसके बारे में बात कही गई है। तो DRDO के द्वारा बोला गया है कि ये एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जो कि नवीन तकनीक का उदाहरण है और देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती देगा। बात करें DRDO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो इसकी जो मिनिस्ट्री है जिसके अंतर्गत ये आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और मिनिस्ट्री जो हमारे मिनिस्टर हैं इसके कौन है? वो है राजनाथ सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गूगल पे ने टोकन आधारित भुगतान के रोल आउट के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो किसके साथ सहयोग किया है? ये किया है वीज़ा के साथ। तो गूगल पे ने जो भी उसके उपयोगकर्ता हैं उनको सुरक्षित रूप से अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अपना वो लेन देन कर सकें, इसके लिए टोकन को क्या किया गया है? वीज़ा के साथ मिलकर के रोल आउट किया गया है। इसके अंतर्गत इस टोकन के माध्यम से एक टोकन नंबर जारी किया जाएगा गूगल पे एंड्रॉइड यूजरों को, जिसके जरिए वो यूजर अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं पेटीएम के द्वारा बिना भौतिक रूप से साझा किए हुए। इसके अलावा अगर बात करें इस टोकन फॉर्म की, तो इसके अलावा एक्सिस बैंक और SBI कार्ड के जो भी उपयोग करता है वो भी इसका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। दुनिया भर में साइन लैंग्वेज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को दुनिया भर में साइन लैंग्वेज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। IDSL यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेज को चिन्हित करने के लिए ये दिन चुना गया है, क्योंकि 23 सितंबर 1951 को बधिरों के लिए विश्व महासंघ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो इसी को याद करते हुए पहली बार इसकी शुरुआत करी गई थी 2018 में। तो सितंबर सप्ताह के अंतिम सप्ताह में इसको क्या करा जाता है? मनाया जाता है। बात करें इस साल की इसकी थीम की, तो साल 2020 की इसकी थीम थी 2020 साइन लैंग्वेज सभी के लिए। तो ये इसकी इस साल की थीम थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली कितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी की घोषणा करी है? तो कितने फसलों के लिए की है? ये की है 6 फसलों के लिए। तो बात करें केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई गई इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो ये वृद्धि स्वामीनाथन आयोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस आयोग की अनुशंसा पर की गई है? स्वामीनाथन आयोग की। तो 18 नवंबर 2004 को भारत सरकार ने MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कृषक आयोग का क्या किया था? गठन किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया था जिसे कि स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी आयोग की अनुशंसा पर यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया गया है। बात करें उन 6 फसलों की जिनका ये सपोर्ट प्राइस बढ़ाया गया है, तो उनमें है गेहूं, चना, मसूर, सरसों, ज्वार और कुसुम। तो इनका जो प्राइस है बेस प्राइस 50 से लेकर के 300 रुपये तक बढ़ाया गया है, जिसमें जो गेहूं की MSP है वो 50 रुपये तक बढ़ाई गई है,
जिससे कि अब यह 1975 रुपया प्रति क्विंटल इसका बेस प्राइस हो चुका है, जबकि मसूर की एमएसपी को इसमें सबसे ज़्यादा 300 रुपये तक बढ़ाया गया है। अब बात करते हैं कुछ फसलों के बारे में, जैसे कि कभी कभी एग्जाम में रबी, खरीफ और जायद की फसलों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बात करें खरीफ की फसल की, तो खरीफ की फसल भारत में ग्रीष्मकालीन फसल या मानसून की फसल भी ये कहलाती है। बुआई इसकी करी जाती है जुलाई की पहली बारिश की शुरुआत में, कटाई करी जाती है अप्रैल और अक्टूबर के बीच में, जबकि मानसून का जो मौसम होता है उसके दौरान। जो प्रमुख खरीफ की फसलें हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन उठ जाता है, तो कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, उनमें चावल है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, मूंगफली है, लाल मिर्च, कपास, सोयाबीन, गन्ना, हल्दी, उड़द, ये आदि फसलें क्या है खरीफ में शामिल हैं। इसके बाद बात करें अगर जायद की फसलों की, तो जायद की फसलों की जो शुरुआत होती है ये मार्च से जून के दौरान होती है। देश के कुछ ही हिस्सों में इसे उगाया जाता है। भारत की जो प्रमुख जायद फसलें हैं वो है तरबूज, कस्तूरी, करेला, कद्दू, ककड़ी, ये क्या है आदि, ये क्या है इसकी जायद की प्रमुख फसलें हैं। बात करें रबी की फसल की, तो रबी की फसल भारत में वसंत की फसल या सर्दियों की फसल भी ये कहलाती है। शुरुआत कहाँ बुआई कब होती है इसकी, शीतकालीन के टाइम में, यानी कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में। कटाई करी जाती है इसमें वसंत के टाइम में, मार्च और अप्रैल के समय में। और प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं, तो वो हैं गेहूँ, जौ, सरसों, ग्राम, तिल, मटर, सूरजमुखी, धनिया, टमाटर, प्याज, आलू, ओट, ये आदि जो फसलें हैं ये प्रमुख क्या कहलाती हैं, रबी की फसलें कहलाती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पहली महिला को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में बन सकता है, पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है। तो किसको चुना गया है, ये चुना गया है शिवांगी सिंह को। तो शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई हैं। तो अभी अगर बात करें तो ये MiG-21 की फाइटर पायलट है जो कि राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व समुद्री दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे इसको जाना जाता है इस नाम से भी। तो ये हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये हर साल मनाया जाता है 24 सितंबर को। तो विश्व समुद्री दिवस हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि विश्व की अर्थव्यवस्था की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उद्योगों के योगदान को दर्शाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। बात करें इस दिन की, तो जो सटीक तारीख है वो हर देश की अलग अलग रहती है, लेकिन आमतौर पर इसे अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर के अंतिम गुरुवार के दौरान मनाया जाता है। इस साल की जो इसकी थीम है वो है एक स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। ये इस साल की क्या है इसकी थीम है। शुरुआत कब से हुई थी, तो 1958 में IMO कन्वेंशन के प्रवेश की तारीख को चिन्हित करने के लिए इसकी शुरुआत 17 मार्च 1978 को हुई थी। पहली बार उस दिन ये आयोजित किया गया था। जब ये शुरुआत में गठन किया गया था इसका, तब इसमें 21 सदस्य राज्य थे, जो कि अब कितने हो चुके हैं, अब इसमें लगभग 167 राज्य हो चुके हैं, जबकि 3 क्या है इसके सहयोगी देश है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के द्वारा किस राज्य के बीच साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ITBP के द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं किसी राज्य के साथ साहसिक खेल की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। तो किस राज्य के साथ किए गए हैं, ये किए गए हैं उत्तराखंड राज्य के साथ। तो उत्तराखंड राज्य भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने टिहरी झील में साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्या होगा इस MOU के अनुसार, क्या किया जाएगा, तो टिहरी झील में राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी 20 वर्षों के लिए ITBP द्वारा प्रशासित करी जाएगी, जिसके अंतर्गत 200 चयनित उम्मीदवारों को हर साल मुफ्त में ITBP के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। और किस एरिया में प्रशिक्षित किया जाएगा, तो इसके तहत वाटर स्पोर्ट्स, कायाकिंग, रोइंग, नौकायन, जीवन रक्षण पाठ्यक्रम आदि इन चीज़ों में क्या किया जाएगा, इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 8 नवंबर 2000 को। कैपिटल इसकी 2 हैं, गैरसैंण और देहरादून। गवर्नर है यहाँ के बेबी रानी मौर्य। और बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागर में पैसेज एक्सरसाइज यानी कि पासेक्स एक्सरसाइज का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था, तो किस देश के बीच हुआ था,
ऑस्ट्रेलिया के बीच, यानी कि भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागर के क्षेत्र में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। तो दोनों देशों के बीच ये, दोनों देशों की जो नवल सेनाएं हैं उनके बीच ये एक्सरसाइज करी गई थी 23 से 24 सितंबर के बीच में। इसके अलावा अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच में ऑसी इंडेक्स इस नाम से भी एक युद्धाभ्यास किया जाता है, जो कि हर साल होता है, नियमित रूप से अभ्यास किया जाता है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के स्कॉट मॉरिसन, पॉपुलेशन है यहाँ की 25.36 मिलियन, जीडीपी है 1.375 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। करेंसी यहाँ की क्या है, तो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर या फिर ऑस्ट्रेलियन पाउंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वॉइस ऑफ डिसेंट इंपॉर्टेंट बुक का नाम है, आपके लिए आने वाले एग्जामों में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार के द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है रोमिला थापर के द्वारा, एक प्रमुख हिस्टोरियन है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है वॉइस ऑफ डिसेंट। बात करें इस बुक की, तो 19 अक्टूबर 2020 को ये लॉन्च करी जाएगी। किसके द्वारा लॉन्च की जा रही है, किस पब्लिकेशन हाउस के द्वारा की जा रही है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया और सीगल बुक्स, इसके द्वारा संयुक्त रूप से इसको प्रकाशित किया जा रहा है। जो मेनली इस किताब में बात करी गई है वो नागरिकता कानून और एनआरसी से संबंधित देश में हाल ही के दिनों में जो भी प्रदर्शन हुए थे और जनता के बीच में जो आक्रोश उत्पन्न हुआ था, उस आक्रोश का वर्णन और उस आक्रोश की बात इस पुस्तक में कही गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्जामों में, छोटे एग्जामों में पूछ ली जाती है। तो यूनेप के द्वारा क्षेत्रीय, भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है खुशी चिंदलिया को। तो इनको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा टुंजा इको जनरेशन के भारत के क्षेत्रीय राजनीति के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो सूरत की हैं ये खुशी, 17 साल इनकी एज है। तो इनको 2021 तक पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए चुना गया है। बात करें यूनेप की, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1972 को, और इसके जो स्थापक थे वो कौन थे? मॉरिस स्ट्रॉन्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा ग्राम्य परीक्षा ओचोनी, यानी कि ग्राम्य परीक्षा अचोनी योजना की शुरुआत करी गई है? तो किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है? ये है असम राज्य की सरकार के द्वारा। तो असम के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम परीक्षा अचोनी ये योजना की शुरुआत करी। अब ये योजना क्या है? तो इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में, असम के जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लाइट मोटर व्हीकल सर्विस, इसकी क्या करी जाएगी? शुरुआत करी जाएगी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में क्या हो सके? सुधार हो सके और गांव में रोजगार पैदा हो सके। बात करें इस योजना की, तो इसके पहले चरण में हर लाभार्थी को एक वाहन दिया जाएगा और इसके अंतर्गत तकरीबन 1000 गांवों को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो कैसे सरकार इसमें सहायता करेगी? तो जो भी व्यक्ति, जो भी लाभार्थी इसमें इस योजना के जरिए वाहन खरीदेगा, उसका 25% राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। बात करें असम राज्य की, तो असम राज्य की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। कैपिटल है यहाँ की दिसपुर, गवर्नर है यहाँ के जगदीश देशमुखी। इसके अलावा असम राज्य से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जिनमें मेन है नेशनल पार्क। तो कौन कौन से यहाँ के मेन नेशनल पार्क हैं? वो है काजीरंगा, मानस, डिब्रू और नमेरी। ये मेन यहाँ के नेशनल पार्क हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो फेस्टिवल क्या है, यहाँ के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? तो प्रमुख त्यौहार हैं बिहू, अम्बुबाची फेस्टिवल, ये मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ का, काफ़ी बार पूछा जाता है। माजुली फेस्टिवल और देहिंग पटकाई, ये भी इसका मेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें डांस फॉर्म की, यानी कि नृत्य फॉर्म की, तो यहाँ के जो प्रमुख डांस है वो बिहू, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सिफुंग, भोटल डांस, ये यहाँ के क्या है? प्रमुख नृत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, यानी कि SDRF की कितने फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दे दी है 50%। पहले ये 35% थी, अब इसे बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो कोविड-19 की महामारी देश में चल रही है, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने 7 जो सबसे प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करी और उनको SDRF के थ्रू
35% से बढ़ा करके 50% तक इस राहत कोष का उपयोग करने का मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत राज्य इन पैसों का इस्तेमाल किस में करेगा, तो इसका राज्य इसका इस्तेमाल करेगा क्वारंटीन सुविधाओं को बढ़ाने में, प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने में, ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उनके सप्लाई को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा वेंटिलेटर और पीपीई किट आदि की खरीदारी के लिए भी इसका क्या करा जाएगा, यूज किया जाएगा। बात करें राष्ट्रीय राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की, तो इसकी स्थापना जो करी गई थी, ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इसके धारा 48 इसके तहत इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई मोक्ष क्लस योजना को मंजूरी दे दी गई है? तो किस राज्य के द्वारा दे दी गई है? ये है राजस्थान राज्य के द्वारा। तो राजस्थान राज्य के द्वारा राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा शुरू करी गई मोक्ष क्लस योजना 2020 इसकी मंजूरी दे दी गई है। तो राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत, इनके द्वारा ये इस योजना की मंजूरी दे दी गई है। अगर बात करें इस योजना की, तो इसके अंतर्गत जो भी मृतक परिवार है इसके 2 सदस्यों को हरिद्वार में गंगा की राख विसर्जित करने के लिए मुफ्त बस यात्रा की अनुमति दी जाएगी। बात करें इस लाभ को उठाने के लिए जो भी पात्रता होगी क्या होगी, तो इसके बारे में किसी व्यक्ति को मृत व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए क्या कराना होगा, इसमें पंजीकरण कराना होगा। और इसके अलावा ये भी बात कही गई है कि एक बार में बस में 47 यानी कि 46 यात्रियों को बस में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी और ये खर्च जो होगा ये देवस्थान विभाग के द्वारा वहन किया जाएगा। बात करें राजस्थान की, तो इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है यहाँ की जयपुर। गवर्नर कौन है? गवर्नर है कालराज मिश्र जी। इसके अलावा यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं डांस फॉर्म से रिलेटेड। तो कौन कौन से मेन यहाँ के डांस फॉर्म है? वो है घूमर, भावे डांस और इसके अलावा कालबेलिया डांस जिसकी सपेरा डांस भी बोला जाता है या स्नेक चार्मर डांस भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा छरी और पॉट डांस यहाँ का मेन डांस फॉर्म है यहाँ की। बात करें फेस्टिवल की, तो फेस्टिवल यहाँ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जिनमें कि राजस्थान इंटरनेशनल फोर्स फेस्टिवल काफ़ी फेमस है, डेजर्ट फेस्टिवल, पुष्कर फेयर घोड़ों ऊँटों के लिए ये काफ़ी फेमस है। इसके अलावा तीज फेस्टिवल, ये यहाँ के क्या है प्रमुख फेस्टिवल्स हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस इतिहासकार और लेखक को यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? ये किया गया है राणा सफवी को। तो राणा सफवी क्या है? ये एक इतिहासकार हैं। इनको भारत की संस्कृति और में योगदान और के लिए यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें इनकी, तो ये क्या है? ये 2000 संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में हिस्सा भी रह चुकी हैं। बात करें यामीन हजारिका पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत करी गई थी 2015 से। यामीन हजारिका कौन है? तो ये पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला है जो केंद्रीय पुलिस सेवा में क्या हुई थी? शामिल हुई थी। तो इन्हीं की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल इसको लॉन्च किया है। तो यह 3 आयु वर्गों के लिए तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 श्रेणियां हैं। 5 से 18 वर्ष की श्रेणी, 18 से 65 वर्ष की श्रेणी और 65 से अधिक आयु वर्ग की श्रेणी। तो इस कार्यक्रम के दौरान जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके द्वारा बातें करी गई थी कि प्रमुख जो हस्तियां हैं उनसे, जिनमें कि विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमन और पोषण विशेषज्ञ रजुता दिवाकर, इन सभी के साथ इन्होंने बात करी थी और इस प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। बात करें फिट इंडिया मूवमेंट की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में जो फिटनेस क्रांति को बढ़ावा देने के लिए 29 अगस्त 2019 से इसकी क्या करी गई थी? शुरुआत करी गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंत्योदय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है हर साल 25 सितंबर को। तो 25 सितंबर को हर साल अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो करी गई थी वो 25 सितंबर 2014 से करी गई थी। किनके दिवस के उपलक्ष्य में ये करी गई थी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जो वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत करी गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? ये एक विचारक थे, इतिहासकार थे, एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। इन्हीं की जन्म की वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर 25 सितंबर 2014 से इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा करी गई थी।
तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करी इस हफ्ते के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स। इसी तरह के और भी करंट अफेयर्स हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, जो कि जिसकी की सीरीज वीकली करंट अफेयर्स के तौर पर हम आपके सामने लाते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसे ज़रूर दबा दें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो अगर आपके पास आए तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।